तो मेंडल ने यह भी बताया कि F2 पीढ़ी में प्रभावित तथा अप्रभावित दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन वे अलग अलग पौधों में प्राप्त होते हैं। जैसा कि यदि लंबे और बौने पौधे से क्रॉस कराया जाए तो 3:1 का अनुपात मिलता है, जिसमें कि 3 लंबे पौधे और 1 छोटे पौधे उत्पन्न होते हैं। जो कि 3 लंबे पौधे हैं, इनमें से एक पौधा शुद्ध पौधा होगा लंबा, और जो 2 दूसरे होंगे वे हाइब्रिड होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं लंबे पौधे और बौने पौधे से जो क्रॉस कराया गया तो F1 यानी फर्स्ट पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए जो कि हाइब्रिड हैं। और उसके बाद जब इस F1 पीढ़ी को पुनः क्रॉस कराया गया तो F2 पीढ़ी में 1:2:1 के रूप में पौधे प्राप्त हुए, जिनमें कि एक शुद्ध पौधा लंबा है और 2 जो पौधे हैं वे हाइब्रिड यानी अशुद्ध हैं। उनमें लंबे और बौने पौधे दोनों के गुण विद्यमान हैं, और जो लास्ट एक पौधा बचा है वह शुद्ध बौना पौधा है। इस प्रकार से 3:1 के अनुपात में F2 में पौधे प्राप्त होते हैं। ऐसे संकरण को जिसमें केवल एक लक्षण के विकल्पी लक्षणों पर ही ध्यान दिया जाता है वह एकल संकर कहलाते हैं। और यदि 2 लक्षणों को साथ साथ लेकर चलें तो उस प्रकार के लक्षणों को द्विसंकर या 3 लक्षणों को ध्यान देते हुए जो संकरण कार्य करा जाता है उसे त्रिसंकर कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। मेंडल ने अपने उपरोक्त परिणामों की विवेचना निम्न प्रकार की थी। प्रत्येक लक्षण के 2 रूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी यानी एलील कहते हैं। इनमें से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जब 2 शुद्ध विकल्पी लक्षण वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो F1 जनकों में विकल्पी लक्षणों से केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न हो पाते हैं और अप्रभावी लक्षण नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। इस क्रिया को प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। उन्होंने यह भी माना कि माता पिता और संतान के बीच भौतिक कड़ी निषेचन के समय मिलने वाली युग्मकें होती हैं, जिनमें से माता पिता के लक्षण अपने वास्तविक रूप में संतान में पहुंच सकते हैं। अतः मेंडल ने बताया कि लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसा कि हम यदि उदाहरण के लिए लें कि लंबे पौधे और बौने पौधे, जिनमें कि लंबे पौधे का जिन कैपिटल टी मान लिया जाए और बौने पौधे का स्मॉल टी मान लिया जाए। इस प्रकार से जो क्रॉस कराने पे उत्पन्न पौधे होंगे वह जो है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रकार के होंगे। यानी कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर पौधे होंगे और स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे होंगे। इस प्रकार से युग्म विकल्पियों के एक दूसरे से पृथक हो जाने की क्रिया को मेंडल ने विसंयोजन का नियम कहा। यानी जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है वह कैपिटल टी और स्मॉल टी तब तक साथ साथ रहेंगे जब तक कि कोई अपना अलग से जोड़ा नहीं बना लेते हैं। यदि कैपिटल टी कोई दूसरा कैपिटल टी जीन पा गया तो इस स्मॉल टी के साथ नहीं रहेगा, बल्कि वह कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ जोड़ा बना लेगा और वह लक्षण कैपिटल टी हो जाएगा। हम देख लेते हैं मेंडल वाद से संबंधित कुछ शब्द जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विकल्पी यानी विकल्पी किसे कहते हैं? समजात गुणसूत्रों की संगत अवस्थितियों पर उपस्थित जीन की वैकल्पिक अवस्थाओं
यानी समजात गुणसूत्रों की संगत अवस्थितियों पर उपस्थित जीन की वैकल्पिक अवस्थाओं को विकल्पी कहते हैं। दूसरा नंबर है जीन, यानी जीन किसे कहते हैं? यानी वह आनुवंशिक कारक या वह आनुवंशिक लक्षण जो किसी भी लक्षण को अपने माता पिता से संतानों में जाते हैं और वह संतान उसी लक्षण के कारण ही अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं, जिसे जीन कहते हैं। अगला नंबर है संकर यानी हाइब्रिड। तो संकर किसे कहते हैं? वैकल्पिक लक्षणों के भिन्न दो व्यक्तियों में संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संकर संतति कहलाती है। यानी यदि किसी लक्षण को ले लें कि मेल में कोई दूसरा लक्षण हो और फीमेल में कोई दूसरा लक्षण हो, तो उनका जब आपस में संकरण कराया जाता है तो जो संततियाँ प्राप्त होती हैं उनमें दोनों के लक्षण मिले जुले होते हैं। यानी वह न तो शुद्ध रूप से मेल से मिलता है और न शुद्ध रूप से फीमेल से मिलता है, बल्कि उसमें दोनों गुण साथ साथ आ जाते हैं, जिसे संकर या हाइब्रिड कहते हैं। और यदि वही लक्षण केवल एक लक्षण दिखाई देते हैं संततियों में तो वह एकल संकर, और यदि दो लक्षण साथ साथ दिखाई देते हैं तो उसे द्विसंकर कहते हैं। यानी वह अपने माता पिता से यदि एक लक्षण प्रकट कर रहे हैं तो एक लक्षण या एकल संकर, और यदि दो लक्षण साथ साथ प्रकट कर रहे हैं अपने माता पिता से, दो लक्षणों में मिल रहे हैं, तो वे द्विसंकर या हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। अगला है व्युत्क्रमण संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। दो पितरों में ऐसे संकरण की एक बार एक पितृ को नर के रूप में तथा दूसरी बार वही मादा के रूप में प्रयोग करें। यानी मान लिया जाए कि यदि ए और बी को एक बार हम क्रॉस कराते हैं तो ए को यदि मेल मान लिया जाता है और बी को फीमेल मान लिया जाता है, और दूसरी बार उसी का उल्टा कर देते हैं, यानी बी को हम मेल मान लेते हैं और ए को फीमेल मान लेते हैं, तो यही क्रिया व्युत्क्रमण संकरण कहलाती है। अगला नंबर प्रभाविता यानी डोमिनेंस। जब युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण करते हैं तो यह फोन पीढ़ी में दोनों विकल्पी लक्षणों में से एक ही लक्षण प्रकट होते हैं और दूसरा लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है, बल्कि वह छुपा रहता है या दब जाता है, जिस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस। जब किसी संकर की F1 संतति का उसके किसी एक पितृ से संकरण कराते हैं तो उसे संकर पूर्वज संकर, संकज पूर्वज संकरण अथवा पूर्व संकरण कहते हैं। यानी क्या होता है कि मान लिया जाए कि किसी भी दो पौधों का क्रॉस कराया गया। मान लीजिए कि यदि पहला पौधा बी है और दूसरा सी है, तो बी का पूर्वज यदि ए है तो जो मान लीजिए कि ए और बी से हम क्रॉस कराए और सी प्राप्त हुई, यानी F1 सी हुआ। अब इस सी का क्रॉस कराया जाए ए से, तो यह जो F2 में प्राप्त पीढ़ी होगा वह संकर पूर्वज संकरण कहलाएगा। यानी बैक क्रॉस अर्थात अपने पूर्वजों से क्रॉस कराने पर बैक क्रॉस कहलाता है। अगला नंबर है दृश्य रूप यानी फिनोटाइप। जब
किसी व्यक्ति अथवा लक्षण के बाह्य रूप को दृश्य रूप कहते हैं। यानी जब कोई भी लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तो उसे जीनोटाइप या दृश्य रूप कहते हैं। अगला है आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक रूप यानी जीनोटाइप। जीनोटाइप शब्द सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। यानी यदि हम फिर से देखें तो दृश्य रूप यानी फिनोटाइप, इसमें क्या होता है कि जो लक्षण हमें साफ साफ देखने पे दिखते हैं यानी प्रकट होते हैं उसे दृश्य रूप, और जो लक्षण साफ साफ नहीं दिखते हैं लेकिन जीन के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन साफ साफ दिखते नहीं हैं, वे कभी भी प्रकट हो सकते हैं, तो ऐसे लक्षण को आनुवंशिक रूप या जीनोटाइप कहते हैं। अगला है समयुग्मजी यानी होमोजाइगोट या होमोजाइगस। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने 1902 ईस्वी में किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी लक्षण के लिए युग्म विकल्प यानी जो माता और पिता होते हैं दोनों कारक समान होते हैं, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों समान हैं। यानी यह लंबाई के लिए गुण है इसका और इसका गुण छोटेपन के लिए है। तो जब इनमें आपस में संकरण करा गया तो जो पौधे प्राप्त होंगे वे लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं, यानी लंबे और छोटे के बीच मध्यम भी हो सकते हैं। तो उस शब्द को समयुग्मजी कहते हैं, यानी अपने माता पिता से कुछ मिलने जुलने वाले लक्षण। दूसरा है विषमयुग्मजी यानी हेटेरोजाइगोट या हेटेरोजाइगस। तो इसमें ठीक समयुग्मजी का उल्टा होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है समयुग्मजी में कि माता और पिता से लक्षण मिलते जुलते होते हैं, लेकिन विषमयुग्मजी में माता और पिता से लक्षण मिलते जुलते नहीं होते हैं। और अगला है यानी लास्ट है संकरण परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है कि जब किसी F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक के रूप में संकरण करते हैं तो ऐसे संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी यदि मान लिया जाए कि कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी से, तो जो पौधे प्राप्त होंगे वह होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। तो उसके बाद इसमें कैपिटल टी पूर्ण प्रभावी होगा और यह अपूर्ण प्रभावी होगा, यानी यह भी लंबे मान लिए जाएंगे। और जो कैपिटल स्मॉल टी का लक्षण होगा यहाँ वही स्मॉल यानी छोटे पौधे प्राप्त होंगे। तो अगली पीढ़ी में हम यानी F2 में इस छोटे पौधे वाले जीन के लिए हम जो पौधे यहाँ प्राप्त होंगे उससे पूरा क्रॉस कराएंगे, यानी अप्रभावी वाले लक्षणों पौधों से हम क्रॉस कराएंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण। अर्थात परीक्षण संकरण में क्या होता है कि जो पौधे F1 में प्राप्त होते हैं उनका उस माता या पिता से पुनः क्रॉस कराना जिसका कि गुण नहीं दिख रहा है। ऐसे क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं।